वेलकम स्टूडेंट टू अनदर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। आज हमने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसका टाइटल है फाइंड आउट द प्रेसिपिटेशन वैल्यू फॉर आर्सेनस सल्फाइड सॉल्यूशन, आल्सो प्रूव द वैलिडिटी ऑफ शुल्ज़-हर्डे लॉ। शुल्ज़-हर्डे रूल या लॉ कह सकते हैं। अब हमने इसमें प्रेसिपिटेशन वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, आर्सेनस सल्फाइड सॉल्यूशन की। तो हमने वेरीफाई करना है शुल्ज़-हर्डे लॉ को या रूल कह लें आप। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो है कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा है सस्पेंशन। कोलाइडल और सस्पेंशन ये एक अलग सॉल्यूशंस हैं। तो इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 मिनट के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लें, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी कि असल में हम क्वेश्चन हमारा है क्या, हमने क्या करना है इसमें। तो ये इन सॉल्यूशंस की बेस पे ना ये पूरा एक्सपेरिमेंट ठहरा हुआ है कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है कि कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ये ट्रू सॉल्यूशन के दरमियान। तो देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन है ना, इसकी एग्जांपल आपने जहन में रखनी है कि अगर हम पानी में एक इंक का कतरा डाल देते हैं तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन या प्योर सॉल्यूशन की एग्जांपल है। तो इसमें पार्टिकल्स जो है वो इधर मैंने लिखा हुआ है कि द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल एज मॉलिक्यूल्स आर आयंस। इसमें पार्टिकल जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल या आयंस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं और उनका साइज़ जो है उसका डायमीटर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो कोलाइडल के केस में पार्टिकल जो है लार्ज होते हैं इसकी निस्बत। ये आप पार्टिकल्स के लिए ये तीनों फिगर्स देख सकते हैं कि इसमें पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इतने छोटे छोटे होते हैं, कोलाइड में इतने थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर, और सस्पेंशन में फिर लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये हेट्रोजीनियस है और ये भी हेट्रोजीनियस है, लेकिन ये दिखता होमोजीनियस है बट रियलिटी में हेट्रोजीनियस होता है। तो इसमें भी आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, लेकिन उनका साइज़ इससे थोड़ा बड़ा होता है। और इस सस्पेंशन में आप लस्सी की एग्जांपल ले लें, जो पतली सी लस्सी होती है जिसमें हमने काफ़ी पानी ऐड किया होता है, तो आप उस लस्सी की एग्जांपल ले लें। और सेकंड नंबर पे आप चूने के पानी की एग्जांपल ले लें। अब चूने के पानी की एग्जांपल इस तरह के, चूने के पानी देखें, हम जब चूना पानी के अंदर ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो पानी के अंदर हम उसको बार बार ना सफ़ेदी करने के लिए वो हिलाते रहते हैं। तो हिलाया, फिर उसको बाल्टी के अंदर डालिया, फिर दीवार पे लगाया, तो वो हिला हिला के लगाते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो सेटल डाउन हो जाता है, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। सोल्यूशन के लिए आप समझ लें, पानी में इंक का कतरा डाल दिया, कोलाइड के लिए मिल्क, ठीक है, और ब्लड, खून को समझ लें। ये दो कोलाइड की एग्जांपल हैं, ब्लड और मिल्क, दूध। और सस्पेंशन ये चूने का पानी और पतली लस्सी को कंसीडर कर लें। तो अच्छा, अब देखें सोल्यूशन सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखें कि लार्ज साइज़ पार्टिकल्स होते हैं, दोनों से सबसे बड़े लार्ज होते हैं, और इनका 10⁻⁵ सेंटीमीटर डायमीटर होता है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस है और ये होमोजीनियस। तो पार्टिकल्स डिज़ॉल्व यूनिफॉर्मली। अब इसमें यूनिफॉर्मली पूरे सोल्यूशन के अंदर ये पार्टिकल्स डिज़ॉल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इंक का कतरा पानी में डाला तो वो पूरा इक्वली डिज़ॉल्व हो जाएगा और एक ही फेज़ नज़र आएगी, और ये सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब नीचे नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ देर के बाद या 2-3 दिनों के बाद वो आपने जो इंक का कतरा डाला था सोल्यूशन में, पानी में, तो पानी में इंक का कतरा डाल के जो ट्रू सोल्यूशन बनाया था वो ये है कि 2 हफ्ते बाद वो नीचे बैठ जाए इंक, ऐसा नहीं होगा। इसमें बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो हमेशा ब्लू का, अगर आपने ब्लू इंक डाली है तो वो पानी ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो मतलब इसमें सेटल डाउन नहीं होंगे पार्टिकल। लेकिन कोलाइड के केस में ये है कि इसको देखें ना, दूध है, दूध होमोजीनियस लगता है, ऐसा लगता है सारा वाइट है, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई जो है इसमें दूसरी चीज़ें नहीं हैं जिनको हम आँख से देख सकें, और ये है कि ये होमोजीनियस लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे अब हमने लिखा है कि हिंस दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशन। तो अगर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है। तो पार्टिकल जो है मतलब इतना जल्दी तो नहीं बैठते, लेकिन इसके पार्टिकल सस्पेंशन के मुकाबले में काफ़ी टाइम लेते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जल्दी बैठ जाते हैं, सोल्यूशन के तो बिल्कुल बैठते नहीं हैं नीचे। अब कोलाइड जो है, दूध है, अगर आप इसको 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए 24 घंटे तक के लिए अगर आप इसको रख दें तो क्योंकि कोलाइड, दूध जो है कोलाइड की एग्जांपल है, तो दूध के पार्टिकल्स 2-3 दिन के बाद जो है वो बैठ जाते हैं। ये 24 घंटे लगा ले तो दूध के पार्टिकल 24 घंटे के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर ना एक अलहदा एक लेयर नज़र आती है। तो इस वजह से हम इसको ट्रू सोल्यूशन नहीं कहते, बल्कि हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो कि कोलाइड की कैटेगरी में आता है। तो इसी वजह से
ये होते काफ़ी स्टेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तो 2-4 घंटे बाद 12 घंटे बाद बैठ जाएँ, बिल्कुल नहीं है, काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इसी वजह से इसको हम काफ़ी स्टेबल कहते हैं कोलाइड्स को। जबकि सस्पेंशन के केस में ये है कि आप थोड़ी देर के लिए हिलाएँगे, वो एक ही फ़ेज़ आपको नज़र आएगी और कुछ देर के बाद वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएँगे। आप लस्सी को देख लें, पतली सी लस्सी होती है जिसमें पानी ज़्यादा ऐड किया गया हो, तो आप थोड़ी देर के लिए लस्सी हिला के ना वो देखेंगे और वो होमोजीनियस नज़र आएगा सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लस्सी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर आपको पानी की लेयर नज़र आएगी। जितना पानी आपने डाला होगा वो सारा ऊपर आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सस्पेंशन है। क्यों? वो इस वजह से कि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो सेटलिंग डाउन जो होती है वो पार्टिकल्स के बड़े होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। साइज़ ज़्यादा होता है, ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करती है, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। जबकि इस केस में जल्दी इसी वजह से नहीं बैठते कि पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है और मूवमेंट भी फिर जितना साइज़ छोटा हो जाता है मूवमेंट फिर उतना लॉन्ग लास्टिंग, मतलब काफ़ी देर तक मूवमेंट चलती रहती है। तो इसी वजह से इसमें सेटल डाउन मतलब बैठना पार्टिकल्स का देर से होता है और इसमें जल्दी होता है। तो चूने का भी बिल्कुल यही एग्जांपल है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं। तो अब इसमें पार्टिकल्स के बारे में बताया गया कि पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद नेटर। अब सॉल्यूशन में आपने इंक डाल दी तो इंक के पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको आँख से देख सकें, वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। और कोलाइड के केस में भी यही है कि इसमें पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं, मतलब बड़े तो होते हैं इससे, लेकिन इतना बड़े नहीं होते कि आप उसको आँख से भी देख सकें। मतलब ये भी आँख से नज़र नहीं आने वाले। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं जिनको हम आँख से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लस्सी के पार्टिकल्स नीचे बैठे होते हैं तो आपको ईज़िली नज़र आ रहा होता है कि ये लस्सी है और ये ऊपर सारा पानी तैर रहा है। और चूने का भी बिल्कुल इसी तरह, अगर आप किसी शीशे वाले बर्तन में, ट्रांसपेरेंट बर्तन में डाल के देखें तो आप देखेंगे कि नीचे पार्टिकल्स बैठे हैं और ऊपर जो है पानी तैर रहा है। तो ये इसमें हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो फ़िल्टर पेपर में गुज़रने की अगर बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी गुज़र सकते हैं और ये भी छोटे साइज़ के होते हैं, गुज़र जाते हैं, लेकिन ये इनका साइज़ बड़ा होता है, ये फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़र सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप लस्सी को फ़िल्टर करते हैं तो उससे पानी तो नीचे जाएगा और ऊपर जो है वो छाछ या यूँ समझिए कि उसके पार्टिकल्स रह जाएंगे, और इसी तरह चूने का भी यही सीन होगा। लेकिन ये इस दोनों के पार्टिकल्स गुजर जाएंगे। अगर आप दूध को फ़िल्टर करते हैं या ब्लड को फ़िल्टर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर आपके पास पार्टिकल रह जाएँ फ़िल्टर पेपर के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। तो अब लाइट को स्कैटरिंग मतलब टंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा करें। जब हम लाइट डालते हैं किसी बर्तन में, आप सॉल्यूशन हमने रखा हुआ तो हमने लाइट दी है, तो अगर पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर ना लाइट की डिस्पर्शन होती है। डिस्पर्शन इस तरह होती है कि वो लाइट को बिखेर देते हैं, पार्टिकल से टकरा के लाइट बिखर जाती है। तो अगर हम सॉल्यूशन के केस में देखें तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। मतलब ये कि इसके पार्टिकल्स हैं इतने छोटे कि लाइट का उस पर अफेक्ट ही नहीं होता, लाइट को रोक ही नहीं पाते, तो ये टंडल इफ़ेक्ट शो ही नहीं करते। ये बेसिकली ये वो अफेक्ट प्रॉपर्टी है टंडल इफ़ेक्ट जिसकी बिना पर हम इन कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन को अलहदा कर सकते हैं। बट जब हम कोलाइड को देखते हैं तो ये टंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा करते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और लाइट को मुंतशिर करते हैं। और इसी तरह इसमें सस्पेंशन में तो पार्टिकल्स और बड़े होते हैं, जब ये कर देते हैं तो ये तो फिर रोक लेते हैं ना। देखिए लाइट इज़ ब्लॉक्ड एंड डिफ़िकल्ट टू पास, मतलब इसमें खुद ब्लॉक हो जाती है लाइट और उसका गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, ये पार्टिकल इतना बड़े होते हैं सस्पेंशन के। तो अब बेसिकली हमने ये करना है कि हमारे पास जो कोलाइड और सस्पेंशन है, सॉल्यूशन को अलहदा रखें। कोलाइड और सस्पेंशन जिसमें कोलाइड में ब्लड और मिल्क है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सस्पेंशन में। कोलाइड को कन्वर्ट करना है सस्पेंशन में। अब ब्लड और मिल्क हमारे पास है तो हम इसको सस्पेंशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो अगर हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन है जिसको हम कह सकते हैं कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, हम उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसके साथ ऐसा कोई रिएक्शन करवाएंगे जिससे वो सस्पेंशन बन जाएगा। तो सस्पेंशन जब बनेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो उसके पार्टिकल जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि सस्पेंशन के सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि उसके पार्टिकल्स जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप चूने को हिला के गए हैं, घंटे बाद देखते हैं फिर वो नीचे बैठा होता है, फिर आप उसको दोबारा अगर आपने उसको यूज़ करना है तो फिर उसको हिलाना पड़ता है। इसी तरह लस्सी का भी यही सीन है कि लस्सी अगर आप पी रहे हैं तो वो उसी टाइम 1-2 मिनट के बाद फिर वो बैठ जाती है नीचे, तो उसको भी हिला के बाद अगर बंदा यूज़ कर रहा होता है। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें, अब आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखें, कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल मैंने आपको दूध और खून की दी थी, लेकिन यहाँ पे हम जो ले रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन वो है एक आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन। तो अब
कोएगुलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली हमारे पास ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये मैंने आपको बताया कि स्टेबल होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक जो है इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। अगर इसको डिस्टर्ब भी ना किया जाए तब भी ये काफ़ी टाइम लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो हम असल में इसकी कोएगुलेशन कराएंगे। कोएगुलेशन कैसे कराएंगे, उसका प्रोसेस ये है कि एक तो कोएगुलेशन का मानी समझ लें कि इसका मतलब है कि पार्टिकल्स को इकट्ठा करना। मतलब एक जैसे हमारा खून होता है ना, तो उसमें जो बाज़ औक़ात हम बाहर जब आता है इन्वायरमेंट पे, तो उसमें उसकी कोएगुलेशन हो जाती है, मतलब वो जम जाता है और एक लोथड़ा सा बन जाता है। मतलब तो इसमें भी यही एक सीन है कि हम ना इन पार्टिकल्स में, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें एक तो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब अगर कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास आर्सेनस सल्फाइड है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि अभी आप लैब के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह का इसका कलर होता है। तो ये पेल येलो सा इसका कलर होता है। इसके पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होने की वजह से वो उनके दरमियान एक तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है और रिपल्शन होने की वजह से ये पार्टिकल्स बैठते नहीं हैं नीचे। मतलब अगर इनमें आपस में अट्रैक्शन हो जाए और ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ तो ये बड़े हो जाएंगे, इनके ऊपर ग्रेविटी बड़ा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो इसके ऊपर ग्रेविटी असर करेगी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन जब इनके ऊपर सिमिलर चार्ज होता है तो ये दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर दूर रहते हैं, तो इस पर ग्रेविटी का इतना अफेक्ट नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये नीचे बैठते नहीं हैं। सही है। तो अब हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे हम इन पार्टिकल्स को इकट्ठा करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जो जाके इसके साथ रिएक्शन करेगी और इनको इकट्ठा कर देगी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, स्टेबल सॉल्यूशन है, तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, इसके अंदर आइंस कुछ जाके देंगे इसके अपोजिट, जो कि जाके इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। और हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इकट्ठे होके नीचे बैठ जाएं बॉटम पे, या इस तरह भी होता है कि हमारे पास बाज़ औक़ात वो पार्टिकल्स इकट्ठे होके सरफेस के ऊपर, मतलब जो सॉल्यूशन है उस पे की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, जैसे एक झाग ऊपर से बन आती है, तो या प्रेसिपिटेट या रसूब बन जाते हैं, तो ये उस तरह का सीन होता है। अगर तो हमारे पास ये सरफेस में जाके बैठ जाते हैं, ये अब जो पूरे सॉल्यूशन में बिखरे हुए पार्टिकल्स अगर ये जाके सरफेस पे बैठ ये पेंदा मतलब बॉटम में जाके बैठ जाते हैं बर्तन के, तो हम इसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन हो गई है। अगर ये इकट्ठे होकर ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं सरफेस के ऊपर, तो हम इसको कहेंगे फ्लोकुलेशन। लेकिन ये उस वक्त इकट्ठे होंगे, उस वक्त जल्दी से ये अलहदा हो जाएंगे जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन में कन्वर्ट होगा। तो सस्पेंशन में कन्वर्ट करने के लिए देखें, पहले ये मतलब ये हमें एक ही फेज़ का एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक मीडियम है और डिस्पर्स फेज़ पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। इनको मैं डिस्पर्स फेज़ पार्टिकल कह रहा हूँ, जो कि आर्सेनस सल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर ये घूम रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले। ये क्या है, डिस्पर्स फेज़ पार्टिकल। तो जब हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे बाहर से, तो वो इस तरह होगा कि ये इकट्ठे हो जाएंगे और एग्रीगेट्स बना देंगे। तो ये एग्रीगेट्स अगर सरफेस पे फ्लोट हुए तो हम इसको फ्लोकुलेशन कहेंगे, अगर ये बॉटम पे बैठे तो प्रेसिपिटेशन। तो अब इसको एक्सप्लेन किया था हर्ड-शुल्ज़े रूल ने। तो हर्ड-शुल्ज़े रूल क्या कहता है, देखें, हर्ड-शुल्ज़े रूल उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स किए काफ़ी, कि मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के ना उन्होंने देखा कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर क्या उनका असर होता है। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, तो लास्ट में उन्हें पता चला कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते हैं एक्टिव आयंस। मिसाल के तौर पे हमने NaCl डाला, तो दो तरह के इसमें आयंस होंगे, एक सोडियम पॉजिटिव होगा, नमक कह लें जिसको, तो दूसरा क्लोरीन होगा। तो अब सॉलिड फॉर्म में तो ये जुड़े होते हैं, जब सॉल्यूशन के अंदर हमने इनका सॉल्यूशन पानी में बनाया, तो जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में जाते हैं तो सोडियम पॉजिटिव अलहदा होता है और क्लोरीन नेगेटिव अलहदा होता है। तो ये दो मतलब यही है कि इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं जिनके ऊपर उसमें दो आयंस या तीन आयंस से बने होते हैं, लेकिन मोस्टली दो आयंस से होते हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव, एक कैटाइन होता है और दूसरा एनाइन होता है। NaCl हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, वो आप नेक्स्ट देखेंगे। तो अब ये जो एक्टिव आयंस जाते हैं इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो जाके इस पूरे सॉल्यूशन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, किस वजह से, इसके नेगेटिव सॉल पार्टिकल्स की वजह से, किसके, आर्सेनस सल्फाइड के। तो अब ये जाके इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। ये बाहर से जो हमने सॉल्यूशन बना के डाला NaCl का, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन करेगा, मतलब इसको न्यूट्रल करेगा, इसका चार्ज ख़त्म करेगा। तो जब चार्ज ख़त्म होगा तो तब ही ये सस्पेंशन में कन्वर्ट होगे। तो इन्होंने कहा कि भाई शुल्ज़े हर्डे ला ने एक बात की, हमारे पास आर्सेनस सल्फाइड का
सोल्यूशन है जिसको हमने नेगेटिव सॉल्व कहा हुआ है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव हैं सारे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो सोल्यूशन में बिखरे हुए हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल सोल्यूशन है इनके। अब हमने 3 बीकर ले लिए, अब इसमें भी बराबर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे 10 ml इसमें डाला हुआ है, 10 ml इसमें डाला हुआ है और 10 ml इसमें डाला हुआ है। तो शुल्ज़े-हर्डे ने बताया कि भाई हम जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसके अंदर 2 तरह के आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो न्यूट्रलाइजेशन वो करेगा आयन जो उस सोल्यूशन के अंदर जिन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है उसका जो अपोजिट चार्ज वाला होगा वो कोआगुलेटिंग आयन होगा, मतलब वो प्रेसिपिटेशन वही करवाएगा। जैसा कि अब इस पर नेगेटिव चार्ज है इस सॉल्ट सोल्यूशन के ऊपर, तो अब हम अगर NaCl डालते हैं तो Cl न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेगा क्योंकि Cl तो रिपेल करेगा इसको। तो सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो जाके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। इसी तरह अगर हम दूसरे में मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं तो उसमें Mg+ वाला जो है मैग्नीशियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो जाके न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो एग्रीगेट्स बनाएगा। और तीसरे केस में जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम जाके करेगा। सही है। तो अब शुल्ज़े-हर्डे ने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया कि भाई ये जो न्यूट्रलाइजेशन करने की सलाहियत है या एबिलिटी है या ताकत है वो जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसके जो कोएगुलेटिंग आयन है उसकी वैलेंसी या चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? मसलन हमने NaCl डाला तो Na के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वैलेंसी देखें तो 1 है। अगर इधर मैग्नीशियम सल्फेट के केस में देखें, अब आर्सेनिक सल्फाइड तीनों में सेम है, 10 ml है, और यूँ भी समझ लें कि इसमें आयंस भी सेम है। सपोज कर लें कि इसमें कोई 10-15 और इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं। तो अब सोडियम के केस में अगर आप देखें तो एक सोडियम की वैलेंसी है 1 और ये 1 जाके एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। और मैग्नीशियम सल्फेट के केस में देखें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, तो ये ज़्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू शुल्ज़े-हर्डे। ये ज़्यादा पावरफुल है, ये 1 जाएगा तो ये 2 को ऊपर भारी होगा, मतलब 2 को न्यूट्रलाइज कर लेगा। एल्यूमिनियम 3 को जाके न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि इसके पास 3 चार्ज हैं। तो अब पावर अगर हम कंपेयर करें तो इसकी पावर कम है क्योंकि इसने जाके 1 को शिकस्त दी, मतलब 1 के बराबर इसकी लड़ाई, इसने 1 से सिर्फ लड़ाई की है। और ये मैग्नीशियम की इसने 2 को संभाल लिया है, एल्यूमिनियम इसने 3 को संभाल लिया। क्यों? क्योंकि ऊपर वैलेंसी ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, ये देखें, अब हमने एक्सपेरिमेंट अगर हम इस तरह करते हैं कि 50-50 ml के हम 4 ले लेते हैं तो हर एक में 10-10 ml, जैसे ये प्रीवियस मैंने दिखाया आपको, हर एक में 10-10 ml आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन डाल दिया हमने। तो अब मसला आर्सेनिक सल्फाइड का नहीं है, वो सब में बराबर है। हमारा मसला इलेक्ट्रोलाइट का है जो हम ऐड कर रहे हैं ऊपर से। अगर हम पहले बीकर में, मतलब पहला जो सोल्यूशन है 10 ml, उसमें NaCl डालते हैं और दूसरे में मैग्नीशियम क्लोराइड डालते हैं और तीसरे में एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हैं और चौथे में स्टेनम क्लोराइड डालते हैं, तो आप इसमें कोएगुलेटिंग आयन कौन से होंगे? आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोएगुलेटिंग आयन यहाँ से पॉजिटिव वाले होंगे। मिसाल के तौर पे Na होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा और Sn होगा। तो जो बीकर Na वाला होगा उसमें Na जो है वो 1, मतलब इसकी जो वैलेंसी 1 है तो वो जाएगा। अब इसकी तो पावर है कम, तो ये ज़्यादा हमें डालना पड़ेगा उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। अब मैग्नीशियम की पावर थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, तो ये हमें इसकी निस्बत कम यूज़ करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम हमें और कम करना पड़ेगा, स्टेनम हमें और कम करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर हम Sn की थोड़ी सी मिकदार डालें तो वो ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कर देगी बनिस्बत Na के, क्योंकि Na की पावर कम है। तो अब आपने बात समझी कि एक तो कोएगुलेटिंग पावर और दूसरा वैल्यू, वो 2 अलग चीज़ें हैं। अब मैं आपको इधर बताता हूँ कि ये क्या है दोनों चीज़ें। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होती है कि कोएगुलेटिंग पावर और प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन या कोएगुलेशन वैल्यू, वो एक अलग चीज़ है। वैल्यू को आप अमाउंट कंसीडर कर लें कि मिकदार जितना हमने इसके अंदर डालनी है, कंसंट्रेशन कह लें। अब इस टेबल से आप देखें कि हमने सोडियम क्लोराइड पहले केस में लिखा और मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के केस में जब Na पॉजिटिव एक्टिव आयंस जाके न्यूट्रलाइजेशन करेगा तो इसकी वैल्यू देखें, अमाउंट देखें, इसकी 100 के करीब आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट से हमने रिज़ल्ट निकाले हैं, जिसके आप थोड़ी देर के बाद आपको मैं इसके रिज़ल्ट दिखाता हूँ। मैंने उधर से उठा के लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंट की बेस पे। तो अब हमने प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू में देखा कि NaCl की अमाउंट 100 लग गई है और इसकी कोएगुलेटिंग पावर लो है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी कम है। तो कंसंट्रेशन देखें, अब एक तो इनकी तीनों की कंसंट्रेशन कंपेयर करें। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? NaCl की। मतलब NaCl का जो सोल्यूशन है उसका अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, 10 ml इसके अंदर डालते हैं तो उसमें ज़्यादा आयंस जाएंगे।
क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन देखें 0.2 मोलर इसकी है और इसकी कंसंट्रेशन इससे कम है 0.05 मोलर 0.05 मोलर, और एल्यूमिनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन और कम कर दिया 0.005 मोलर। लेकिन अब कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा NaCl की, सबसे कम AlCl3 की। तो इसी वजह से कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है? जिसकी कंसंट्रेशन कम है। अब उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम लगेगी, मतलब अमाउंट हम उसकी कम ऐड करेंगे, मतलब ये वाली कंसंट्रेशन उसकी कम होगी। लेकिन ये प्रेसिपिटेशन ज़्यादा करेगा ये वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड। वो अभी आप रिजल्ट से देखेंगे कि हमने इसकी क्वांटिटी भी कम, मिकदार कम ली, कंसंट्रेशन कम है, मिकदार भी कम ली, लेकिन पावर ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रेसिपिटेशन इसने ज़्यादा करवा दी। और इस केस में देखें कि हमने ज़्यादा डाला NaCl, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा थी और डाला भी ज़्यादा आइंस डाले। कोएगुलेटिंग पावर कम होने की वजह से इसकी प्रेसिपिटेशन फिर भी कम हुई। क्यों? क्योंकि कोएगुलेटिंग पावर कम थी, मतलब कम न्यूट्रलाइज कर पाता है ये। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक्सपेरिमेंट बेसिकली डिज़ाइन कैसे किया है।